हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स के मॉड्यूल 1 का रिवीजन करने वाले हैं। मॉड्यूल 1 में मेनली इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ना होता है हमें, और बायोलॉजी टाइम के साथ कैसे कैसे डेवलप की है ना, और ट्रेडिशनल बायोलॉजी और मॉडर्न बायोलॉजी में क्या डिफरेंसेज है, यही सब पढ़ना होता है। ठीक है। और बेसिकली प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो मैं एक बार पॉइंट आउट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन आया, वाई डू इंजीनियर्स नीड टू स्टडी बायोलॉजी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ 20th सेंचुरी 2 बार ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद मॉडर्न बायोलॉजी वर्सेस ट्रेडिशनल बायोलॉजी को भी पूछा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन रिपीटेडली कहीं ना कहीं आए हैं। ठीक है। इसमें जितना भी मेंशन टॉपिक है, इसका टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है, वाई डू वी नीड टू स्टडी बायोलॉजी। वी से क्या समझते हैं कि हम इंजीनियर्स को बायोलॉजी क्यों पढ़ना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट है बायोमिमिक्री एंड इनोवेशन। इसमें क्या है, नेचर इज ए रिच सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। मतलब जैसे नेचर में अलग अलग चीज़ों को देख के, है ना, हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है। मतलब हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं नेचुरल स्ट्रक्चर्स को देख के, है ना, अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे कि ह्यूमन आई, है ना, ह्यूमन आई को देख के आप कैमरा बनाएं, है ना, हम लोग। उसके बाद बर्ड को देख के हम लोग एयरक्राफ्ट बनाएं। उसी तरीके से किंग फिशर बर्ड को देखते हुए बुलेट ट्रेन का स्ट्रक्चर डेवलप किया गया कहीं ना कहीं। पहले जो बुलेट ट्रेन ट्रेन बनी थी, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता था क्योंकि बहुत तेज़ चलती थी, है ना। और उसका स्ट्रक्चर लगभग फ्लैट था। फ्लैट होने की वजह से कहीं ना कहीं स्पीड में भी रिडक्शन हो जाता था, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन लिया गया किंग फिशर बर्ड से, जिसका बिग साइज़ का कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन के फ्रंट पार्ट का शेपिंग किया गया, जिसकी वजह से स्पीड भी तेज़ हो गई और नॉइज़ भी जो पहले बहुत ज़्यादा होता था जब बुलेट ट्रेन चलती थी, तो वो भी कम हो गया कहीं ना कहीं टाइम के साथ। तो ये सब कहीं ना कहीं बायोमिमिक्री का ही पार्ट है, मतलब कि नेचर से हम लोग इंस्पायर होके चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। यही चीज़ आती है बायोमिमिक्री में। आगे क्या लिखी है, बाय अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स इंजीनियर्स कैन डिज़ाइन मोर इफ़िशिएंट सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, है ना। मतलब कि बायोलॉजिकल सिस्टम को समझते हुए इंजीनियर कहीं ना कहीं इफ़िशिएंट सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि सस्टेनेबल हो और इनोवेटिव भी हो टाइम के साथ। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसमें क्या है, मेनी इंजीनियरिंग फील्ड्स स्पेशली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग रिलाई हैविली ऑन बायोलॉजी। मतलब कि बायोलॉजी पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का फील्ड बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। इंजीनियर्स वर्किंग ऑन मेडिकल डिवाइसेज, है ना, अलग अलग जो डिवाइसेज होता है जो मेडिकल में यूज़ होता है, जैसे कि प्रोस्थेटिक्स हुआ। प्रोस्थेटिक्स क्या होता है, बेसिकली जैसे मान लीजिए किसी का पैर कट गया, ठीक है, तो पैर को रिप्लेस करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है ना, या फिर बॉडी से कोई भी एक पोर्शन गायब हो गया, ठीक है, तो उस पोर्शन को रिप्लेस करने के लिए जो स्ट्रक्चर लगाया जाता है, जैसे किडनी को जब रिमूव किया जाता है तो डायलिसिस के लिए कुछ भी लगाया जाता है हमारे बॉडी में, वो भी प्रोस्थेटिक्स का ही पार्ट हो गया कहीं ना कहीं। ठीक है। उसके अलावा डायग्नोस्टिक करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, उसको भी तो कहीं ना कहीं हम इंजीनियर से डिज़ाइन कर रहे होंगे, है ना। तो अगर इंजीनियर्स को बायोलॉजी का नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर कैसे ये सब डिज़ाइन हो पाएगा, है ना। इसीलिए इंजीनियर का बायोलॉजी को समझना, एनाटॉमी को समझना, फिजियोलॉजी को समझना, है ना, काफ़ी ज़रूरी है, ताकि सॉल्यूशन जो क्रिएट हो पाए वो सेफ़र हो और इफ़ेक्टिव फॉर ह्यूमन यूज़ हो, है ना। मतलब ह्यूमन के यूज़ के लिए इफ़ेक्टिव हो पाए। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट था बायोमिमिक्री, दूसरा था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तीसरा होगा हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स को डेवलप करने के लिए, है ना, नए टाइप ऑफ जीन्स को क्रिएट करने के लिए, मतलब जो जीन्स ज़्यादा दिन तक चल पाए, है ना, मतलब जो ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह पाए, है ना। अलग अलग क्लोनिंग जो होता है वो सब भी तभी होगा ना जब एक इंजीनियर अच्छे से बायोलॉजी का नॉलेज लेकर रखेगा। ठीक है। आगे लिखा है, एंड अदर बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स नीड अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी टू इंश्योर देयर इनोवेशंस अलाइन विद बायोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड हैव मिनिमल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ और द इन्वायरमेंट। मतलब जो भी बायोलॉजिकल ड्रग या फिर जो भी चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट कम से कम हो और हेल्दी इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो इन्वायरमेंट पे। ये तभी होगा जब एक इंजीनियर या जो भी प्रोफेशनल है वो बायोलॉजी का नॉलेज रखेगा।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें क्या है, बायोलॉजिस्ट्स एंड इंजीनियर्स कोलैबोरेट टू डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लाइक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। मतलब जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, है ना कहीं बायोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स को साथ में आके काम करना पड़ेगा। तो इसलिए भी जो भी इंजीनियर्स है उसे बायोलॉजी का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कहीं ना कहीं। फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, इसके लिए भी अगर नॉलेज ही नहीं होगा बायोलॉजी का इंजीनियर के पास तो कैसे ये सब ट्रीटमेंट करवा पाएंगे, है ना। तो इसीलिए बायोलॉजी का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को डेवलप करने के लिए, है ना, जिसमें बायोफ्यूल आता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम्स एंड बायोलॉजिकल साइकिल्स इन्फ्लुएंस हाउ इंजीनियर्स डिज़ाइन सिस्टम्स दैट मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, मतलब इकोसिस्टम और बायोलॉजिकल साइकिल होता है वो इन्फ्लुएंस करता है कैसे इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं सिस्टम को। अगर जो भी सिस्टम है वो इंजीनियर के द्वारा ठीक से डिज़ाइन किया गया तो इन्वायरमेंटली वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, और इन्वायरमेंट को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। तो इस सब के लिए कहीं ना कहीं एक इंजीनियर को बायोलॉजी का नॉलेज तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसमें क्या है, जैसे देखिए एक ह्यूमन बॉडी को आप एग्जांपल ले सकते हैं। अपना बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, है ना। तो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन पूरे फंक्शन को तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए लाइफ में कितना भी कॉम्प्लिकेशन है, कितना भी मल्टी फेसेड प्रॉब्लम आ जाए ज़िंदगी में, है ना, उस टाइम पे हमें नॉर्मलाइज होके, है ना, मतलब कहीं ना कहीं स्थिर होके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है और सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है कहीं ना कहीं बायोलॉजी का नॉलेज लेने से, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट थी जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एक इंजीनियर को बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। पहला हो गया बायोमिमिक्री, दूसरा हो गया बायोमेडिकल फील्ड में, फिर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में, है ना। फिर उसके अलावा हो गया सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए, फिर हो गया इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए, ठीक है। तो आई होप कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन इंजीनियर्स लाइफ समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं साइंस वर्सेज इंजीनियरिंग पे, ठीक है। साइंस में मैंने ऐसे ही रेफर करने के लिए डीएनए का स्ट्रक्चर लिया है, वैसे यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स भी आता है साइंस में कहीं ना कहीं, और इंजीनियरिंग में तो ऑब्वियसली जो हम लोग टेक्नोलॉजिकल काम करते हैं वो आता है। तो एक बार साइंस वर्सेज इंजीनियरिंग को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। बायोलॉजी एज ए साइंस सिक्स टू अंडरस्टैंड लाइफ। मतलब बायोलॉजी क्या होता है, अपने आप में लाइफ को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए बना है। वाइल बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग एम्स टू अप्लाई दैट अंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट यूजफुल टेक्नोलॉजीज। मतलब जो भी बायोलॉजी से हम नॉलेज गेन किए हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग गेन किए हैं, उसका इस्तेमाल करके हम लोग यूजफुल टेक्नोलॉजी बनाएं। यही कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का एम है कहीं ना कहीं, है ना। अब प्रॉपर हम लोग डिटेल में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला एस्पेक्ट है गोल के हिसाब से, ठीक है। तो बायोलॉजी का जो गोल है अंडरस्टैंडिंग नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस। मतलब नेचर में जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है और प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करना बायोलॉजी का एम है। वहीं पे इंजीनियरिंग का क्या एम है, डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग सॉल्यूशंस यूजिंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल। मतलब बायोलॉजी के प्रिंसिपल की हेल्प से नए नए टेक्नोलॉजी को और अलग अलग चीज़ों के सॉल्यूशन को क्रिएट करना ही इंजीनियरिंग का एम है कहीं ना कहीं, है ना। उसके बाद अप्रोच की बात करते हैं। बायोलॉजी में बेसिकली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कई बार, और हाइपोथेसिस का टेस्टिंग भी करते हैं। मतलब कुछ चीज़ मानते हैं, अगर उसका रिजल्ट सही आता है तो वो चीज़ सही मान लिया जाता है, रिजल्ट सही नहीं आता है तो फिर उस पर काम किया जाता है टाइम टू टाइम, है ना। वहीं पे इंजीनियरिंग में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मतलब कि बेसिकली जो नॉलेज आया है बायोलॉजी से, ठीक है, उसका एप्लीकेशन करना साइंटिफिक नॉलेज की हेल्प से, ताकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, ठीक है। फिर उसके बाद फोकस की बात करते हैं। बायोलॉजी में बेसिकली थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस होती है ना, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ आती है। वहीं पे इंजीनियरिंग में डेवलपिंग बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि प्रैक्टिकल यूज़ करना बायो का कहीं ना कहीं, है ना, वो इंजीनियरिंग में आती है। मेडिकल डिवाइसेस क्रिएट करना, बायो बेस्ड प्रोडक्ट क्रिएट करना, है ना, मतलब प्रैक्टिकलिटी आती है इंजीनियरिंग में।
एग्जाम्पल के तौर पे बायोलॉजी का एग्जाम्पल है जेनेटिक्स का स्टडी, सेल बायोलॉजी का स्टडी, इवोल्यूशन का स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी। वहीं पे इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लेंगे आप तो डिजाइनिंग सिंथेटिक जीन्स है ना, टिश्यू इंजीनियरिंग और बायोफ्यूल प्रोडक्शन है ना, ये सब इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल में आएंगे। कुछ और भी डिफरेंस देखते हैं। जैसे देखिए साइंस में जो मेथड यूज होता है वो हाइपोथेसिस ड्रिवन रिसर्च होता है, मतलब कि पहले से माना जाता है कि ये चीज़ ऐसे वर्क कर रहा होगा, फिर अगर वो सही हो जाता है तो हम उसको मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ही हो रहा होगा चीज़ें, है ना। नहीं होता है तो फिर उस पर सालों साल वर्क चल रहा होता है। डेटा एनालिसिस के थ्रू काम होता है, फील्ड स्टडीज़ के थ्रू काम होता है और फिर लैब एक्सपेरिमेंट के थ्रू काम होता है। वहीं पे इंजीनियरिंग में रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चीज़ें बेस्ड होती है, प्रोटोटाइपिंग पे बेस्ड होती है, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग पे बेस्ड होती है ना। नेक्स्ट आउटकम ऑफ बायोलॉजी क्या है, न्यू साइंटिफिक थ्योरीज, मतलब नए नए थ्योरीज मिलते हैं, है ना, नए नए डिस्कवरीज होते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, मतलब अलग अलग लाइफ प्रोसेस के एक्सप्लेनेशन मिलते हैं हमें बायोलॉजी से। फिर इंजीनियरिंग से क्या होता है, नए नए टेक्नोलॉजी मिलता है हमें, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मिलता है, ठीक है। फिर बायोलॉजी का डिसिप्लिन, मतलब कि बायोलॉजी से और क्या क्या निकलता है, तो मॉलिकुलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, है ना। वहीं पे इंजीनियरिंग से क्या क्या निकलता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और बायोलॉजी में कौन कौन सा टूल्स यूज होता है, माइक्रोस्कोप होता है, डीएनए सीक्वेंस होता है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होता है। वहीं पे इंजीनियरिंग में कौन कौन सा टूल्स यूज होता है, बायो रिएक्टर्स, 3D बायो प्रिंटर्स, CRI SPR टेक्नोलॉजी, बायो सेंसर्स, ये सब इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है ना। तो साइंस वर्सेज इंजीनियरिंग को आप समझे होंगे। बेसिकली साइंस थ्योरेटिकल चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है और इंजीनियरिंग उस चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में टेक्नोलॉजी की हेल्प से चीज़ों को डेवलप करने में बिलीव करता है कहीं ना कहीं। तो यही मेन डिफरेंस था, ठीक है। ओके, अपना नेक्स्ट पोर्शन है ह्यूमन आई वर्सेस कैमरा। सबसे पहले सिमिलरिटीज़ क्या है, बोथ फंक्शंस एज ऑप्टिकल सिस्टम दैट कैप्चर एंड प्रोसेस लाइट टू फॉर्म एन इमेज। मतलब ह्यूमन आई और कैमरा दोनों ही चीज़ ऑप्टिकल सिस्टम की तरह वर्क करता है जो कि लाइट को कैप्चर करता है इमेज फॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं, है ना। ये तो सिमिलरिटी हो गया। अब डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट है लेंस। तो ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो नेचुरल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। और किस टाइप का लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि अपना शेप चेंज कर सकता है फोकस के हिसाब से, ठीक है। वहीं पे जो कैमरा में लेंस होता है वो प्लास्टिक या ग्लास का बना होता है जो मूव तो नहीं कर सकता है फ्रीली, बल्कि वो फोकस से एडजस्ट किया जाता है कहीं ना कहीं, है ना। मतलब मैकेनिकली बोल सकते हो या सॉफ्टवेयर के थ्रू फोकस एडजस्ट किया जाता है उसमें, है ना, नेचुरली नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है एपर्चर कंट्रोल। हमारे ह्यूमन आई में जो आइरिस है वो कंट्रोल करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर करेगा हमारे आई में। वहीं पे कैमरा में जो एपर्चर होता है ना, वो कंट्रोल करता है कि कितना लाइट उसमें एंटर करेगा, है ना। नेक्स्ट है लाइट सेंसिंग। तो बेसिकली ह्यूमन आई में रेटिना रेटिना जो पार्ट होता है वहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिसको हम लोग रॉड्स एंड कॉन्स बोलते हैं, जो लाइट को डिटेक्ट करता है डिफरेंट कलर में और वहीं पे कहीं ना कहीं इमेज का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे कैमरा में इमेज सेंसर्स लगा होता है जो कि CCD या CMOS के फॉर्म में होता है, जो लाइट को कैप्चर करता है और इमेज को फॉर्म करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन। तो कैसा इमेज फॉर्म होता है ह्यूमन आई में, इन्वर्टेड और रियल इमेज फॉर्म होता है रेटिना पे, ठीक है। और ब्रेन प्रोसेसिंग करता है इस इमेज के लिए। वहीं पे जो कैमरा में जो इमेज फॉर्म होता है वो डिजिटल सेंसर पे होता है या फिर फिल्म पे होता है, ठीक है। वहीं पे रेजोल्यूशन की बात करें तो ह्यूमन आई का जो रेजोल्यूशन है वो 576 मेगापिक्सल है और जो कैमरा का जो रेजोल्यूशन होता है वो 10 मेगापिक्सल से कहीं 100+ मेगापिक्सल तक अभी तो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टेबिलिटी। फोकस एडजस्ट ऑटोमेटिकली विया सिलियरी मसल। मतलब ह्यूमन आई में, यहाँ पे ह्यूमन आई आप लिख सकते हैं, ह्यूमन आई, है ना, और यहाँ पे कैमरा। ह्यूमन आई में जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। वहीं पे जो कैमरा में जो फोकस है उसको मैनुअली हमें एडजस्ट करना पड़ता है ना, या फिर ऑटो फोकस मोड से भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के हेल्प से होता है बेसिकली, है ना।
फिर उसके बाद है डायनेमिक रेंज। तो डायनेमिक रेंज ह्यूमन आई का ज़्यादा है और इसका डायनेमिक रेंज कैमरा का कम होता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है कलर परसेप्शन। तो जो आरजीबी डिटेक्शन होता है ह्यूमन आई में वो कॉन्स के थ्रू होता है ना, और रॉड्स के थ्रू हम लोग नाइट में शायद देख पाते हैं ना। उसके अलावा जो कैमरा में होता है आरजीबी डिटेक्शन वो कहीं ना कहीं कलर सेंसर की वजह से हो पाता है। फील्ड ऑफ व्यू की बात करेंगे तो 120 डिग्री वाइड एंगल विजन होता है हम लोग में, है ना। हम लोग 120 डिग्री तक नॉर्मली देख पाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। और कैमरा में कहीं ना कहीं डिपेंड्स ऑन लेंस, मतलब वाइड एंगल लेंस कितना तक ले पाएगा, है ना, कितना एंगल कवर अप कर पाएगा, वो डिपेंड करता है लेंस पे। नेक्स्ट है शटर स्पीड। तो हम लोग का जो जनरल शटर स्पीड होता है वो 30 फ्रेम पर सेकेंड, मतलब कंटिन्यूअस परसेप्शन होता है। वहीं पे कैमरा में जो होता है वो एडजस्टेबल होता है ना, और ह्यूमन आई से तो तेज़ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। तो जो इन्फॉर्मेशन होता है जो हम लोग आँख से देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। वहीं पे कैमरा में डिजिटल स्टोरेज एसडी कार्ड या एचडी ड्राइव होता है, वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। सेल्फ रिपेयर की बात करते हैं। जो हमारा आई है अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ आई में तो वो सेल्फ हील कर सकता है। सेल्फ हील मतलब कि खुद ब खुद थोड़ा बहुत डैमेज को हील कर सकता है। वहीं पे कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो एक्सटर्नल रिपेयर की ज़रूरी होगी या रिप्लेसमेंट की ज़रूरी होगी। पावर सोर्स क्या होता है आई के लिए? तो जनरली ग्लूकोज या एटीपी, मतलब कि जो बायोलॉजिकल एनर्जी है, हम लोग जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलता है वही पावर सोर्स होता है हमारे आई के लिए। वहीं पे कैमरा में जो बैटरी लगा होता है या इलेक्ट्रिकल पावर लगा होता है वही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है कैमरा के वर्किंग के लिए। तो ह्यूमन आई वर्सेस कैमरा को भी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है बर्ड वर्सेस एयरक्राफ्ट। बर्ड और एयरक्राफ्ट को एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने थियोरेटिकली ऐसे ही कुछ की डिफरेंसेस को लिखा है। बर्ड्स यूज मसल्स टू फ्लाई वेयर एज एयरक्राफ्ट यूज इंजन्स, है ना। मतलब कि बर्ड्स में मसल का इस्तेमाल होता है फ्लाई करने के लिए, वहीं पे एयरक्राफ्ट में इंजन्स का यूज़ होता है। बर्ड्स में जो विंग्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वहीं पे एयरक्राफ्ट में फिक्स्ड विंग्स होते हैं। बर्ड अपने आप को हील कर सकता है, वहीं पे एयरक्राफ्ट को रिपेयर करना पड़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो, है ना। बर्ड्स रिलाई ऑन नेचुरल इंस्टिंक्ट, मतलब कि नेचुरल इंस्टिंक्ट पे बर्ड रिलाई करेगा उड़ते वक्त। वाइल्ड एयरक्राफ्ट यूज टेक्नोलॉजी फॉर नेविगेशन, मतलब कि डायरेक्शन के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा एयरक्राफ्ट, है ना। ये की डिफरेंसेज है। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं डिफरेंसेस को एक बारी। बर्ड्स वर्सेज एयरक्राफ्ट में फर्स्ट पॉइंट है हाउ दे फ्लाइट के बेसिस पे। तो बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं? दे फ्लैप विंग्स यूजिंग मसल्स, मतलब मसल्स का यूज़ करके वो अपने विंग को फ्लैप करते हैं, है ना। वहीं पे एयरक्राफ्ट में क्या होता है? फिक्स्ड विंग्स होता है जिसको इंजन के हेल्प से कहीं ना कहीं मूव करने में हेल्प करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिफ्ट क्रिएशन। तो विंग शेप और फ्लैपिंग की वजह से लिफ्ट क्रिएट होता है इसमें। वहीं पे एयरक्राफ्ट में जो लिफ्ट क्रिएट होता है वो एयरफॉयल विंग्स की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रस्ट, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे मसल का इस्तेमाल होता है बर्ड्स में, ठीक है। वहीं पे एयरक्राफ्ट में इंजन्स या प्रोपेलर्स का यूज होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल। तो बर्ड्स जो कंट्रोल करती है वो अपने विंग पोजीशन में चेंज करके करती है या फिर टेल के अलग अलग मूवमेंट के थ्रू करती है। वहीं पे एयरक्राफ्ट में जो कंट्रोल होता है वो रडर्स, एलडन्स या फिर फ्लैप्स के हेल्प से होता है, मतलब ये सारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें कहीं ना कहीं, है ना। एनर्जी सोर्स जो होता है वो बर्ड्स में फूड होता है ऑब्वियसली, और एयरक्राफ्ट में फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिसिटी होता है। बर्ड्स के बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो हॉलो बोन से मिलकर बना होता है जो कि लाइट होता है। वहीं पे जो एयरक्राफ्ट का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मेटल का बना होता है ताकि उसमें स्ट्रेंथ रहे, और लाइट भी कहीं ना कहीं बनाया जाता है एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है आउटर कवरिंग। बर्ड्स का जो आउटर कवरिंग होता है उसमें फेदर्स लगे होते हैं, है ना। वही कहीं ना कहीं वार्मथ भी प्रोवाइड करते हैं और कंट्रोल भी प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे एयरक्राफ्ट का जो आउटर कवरिंग होता है वो स्मूथ सरफेस होता है ताकि जो एयर रेसिस्टेंस है उसको रिड्यूस किया जा सके।
ठीक है, आउटर कवरिंग देख लिया आपने। नेक्स्ट है टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो जनरली बर्ड्स तो जंप और फ्लैप करते हुए ही नीचे आ जाते हैं, वहीं पे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ या फिर लैंडिंग करवाने के लिए एक रनवे चाहिए प्रॉपर, है ना। नेविगेशन, तो नेविगेशन में तो बर्ड्स अपने विजन का इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी का, है ना, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। वहीं पे एयरक्राफ्ट में जीपीएस, रडार सिस्टम और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी वजह से नेविगेशन हो पाता है। सेल्फ रिपेयर की बात करते हैं तो बर्ड्स खुद को हील कर सकते हैं और अपने फेदर को रिग्रो कर सकते हैं, वहीं पे एयरक्राफ्ट को ह्यूमन मेंटेनेंस की ज़रूरी होती है रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि बर्ड्स वर्सेज एयरक्राफ्ट के डिफरेंस को भी आप समझे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन है बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ 18th सेंचुरी दैट लेड टू मेजर डिस्कवरीज। मतलब 18th सेंचुरी में ऐसा क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ जिसकी वजह से कुछ कुछ डिस्कवरी हुई आगे के लिए। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, मतलब कि जो भी लाइफ है, लाइफ मतलब कि लिविंग थिंग्स है, उसको अलग अलग किंगडम में, प्लांट किंगडम में अलग अलग डिवाइड करना, एनिमल किंगडम में अलग अलग, मोनिडा, प्रोटिस्टा, ये सब पढ़े होंगे ना आप 9th में। वो सब क्लासिफिकेशन 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सिस्टम ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ प्लांट किंगडम में अलग अलग डिवीजन का और फिर एनिमल किंगडम में डिवीजन का, वो सब यहीं से डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल थ्योरी फाउंडेशन। ठीक है, तो सेल थ्योरी का जो फाउंडेशन हुआ वो कहीं ना कहीं 18th सेंचुरी में हुआ, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आ रहे थे तो साइंटिस्ट कहीं ना कहीं अपने आप को एबल कर रहे थे सेल्स को ऑब्जर्व कर पाने में। ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ कहीं ना कहीं सेल को और डिटेल में पढ़ा जाने लगा, इसी की वजह से माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट की वजह से। वहीं पे तीसरा है कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन। जैसे जैसे फॉजिल्स मिला तो उससे ये पता चलने लगा कि कुछ ना कुछ प्रजाति है जो पहले से प्रेजेंट थे और अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन का कंसेप्ट हमारे बायोलॉजी में जुड़ गया टाइम के साथ, जिसकी वजह से जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है वो सब डेवलप हो पाया, है ना। तो 18th सेंचुरी में कौन कौन से डिस्कवरी था, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ जिसको टेक्सोनॉमी बोलेंगे, फिर उसके बाद सेल का थ्योरी का फाउंडेशन, फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन जिसकी वजह से इवोल्यूशनरी थ्योरी डेवलप हो पाई। उसके अलावा हेरिडिटी एंड परफॉर्मेशनल वर्सेज इपीजेनेसिस, मतलब कि हेरिडिटी का भी डेवलपमेंट धीरे धीरे 18th सेंचुरी से होने लगा, मतलब हेरिडिटी रिलेटेड कंसेप्ट का। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस के स्टडी का भी यहीं 18th सेंचुरी में ही स्टडी पहली बार हुई थी और उसके बाद ही इस पर फर्दर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मिनेशन एंड प्लांट न्यूट्रिशन, इसका भी कंसेप्ट कहीं ना कहीं 18th सेंचुरी में ही डेवलप होना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में मेन क्या क्या चीज़ हुई, तो जैसे कि टैक्सोनॉमी वाली चीज़ हुई, इवोल्यूशनरी थ्योरी हुई, सेल थ्योरी हुई, है ना, हेरिडिटी का जो भी था, एक्सटेंशन का जो भी थ्योरी था, फिर फोटोसिंथेसिस, जर्मिनेशन, न्यूट्रिशन, इस सब का बात 18th सेंचुरी में हुआ था कहीं ना कहीं, है ना। मतलब ये सब डेवलपमेंट का रीजन बने थे आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया बट पूछा जा सकता है कभी भी। डिस्कस हाउ बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ 18th सेंचुरी that lead to major discoveries by taking example from Brownian motion and the origin of thermodynamics by referring to original observation of Robert Brown and Julius Mayer। मतलब रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो ब्राउनियन मोशन को ढूंढा गया और जूलियस मेयर के द्वारा जो थर्मोडायनेमिक्स को ढूंढा गया, उसकी वजह से कौन कौन से डिस्कवरी हुई उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ब्राउनियन मोशन कहाँ से मिला, सबसे पहले ये देखिए, वाइल स्टडिंग पॉलिंग ग्रेन इन वाटर, मतलब कि जब रॉबर्ट ब्राउन थे जो पॉलन ग्रेन को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि रैंडम जिटरी मोशन मतलब कि रैंडम मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल का रैंडम मोशन उन्होंने पाया। ही इनिशियली थॉट दैट द मूवमेंट वाज ड्यू टू लिविंग सेल्स, उन्होंने पहले सोचा कि मूवमेंट जो था वो लिविंग सेल्स की वजह से था, लेकिन लेटर उन्होंने पाया कि वो जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं नॉन लिविंग पार्टिकल्स में भी था, मतलब कि हर एक पार्टिकल्स कहीं ना कहीं रैंडम मोशन में अवेलेबल थे। ठीक है, जिसकी वजह से ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोशन का थ्योरी आया कि मतलब जितने भी पार्टिकल्स है वो रैंडम मोशंस में
अवेलेबल होते हैं। इसकी वजह से कौन कौन से डिस्कवरी हुआ या फिर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो ये देखिए, लेड टू द अंडरस्टैंडिंग दैट द मॉलिक्यूल्स इन फ्लूइड्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। मतलब कि फ्लूइड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड अर्ली एविडेंस फॉर एटॉमिक थ्योरी, मतलब कि एटॉमिक थ्योरी के लिए यहीं से एविडेंस मिल गया था, है ना, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन इसको प्रिडिक्ट कर रहे थे पहले से। उसके अलावा हेल्प डेवलप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मतलब जैसे कि केटीजी में क्या पढ़ते हैं कि गैस का जो पार्टिकल्स है वो रैंडम मोशन में होता है कहीं ना कहीं, है ना, तो उसका भी डेवलपमेंट ब्राउनियन मोशन की वजह से ही हो पाया कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑरिजिन ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, जो कि जूलियस मेयर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वाइल स्टडिंग ब्लड कलर वेरिएशंस इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, मतलब अलग अलग क्लाइमेट में जो ब्लड कलर का वेरिएशन था वो जब पढ़ रहे थे जूलियस मेयर, तो उन्होंने पाया कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है ना, और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्रोपोज किया दैट फूड एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू हीट एंड मैकेनिकल वर्क, मतलब कि जो फूड से जो एनर्जी मिलता है वो हीट और मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है, जो कि लीड करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यही है ना कि जो एनर्जी है वो हीट और वर्क के फॉर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा और डिस्कवरी क्या क्या हुआ। पहला जो डिस्कवरी हुआ प्रिंसिपल का हुआ। कौन से प्रिंसिपल का? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब एनर्जी कभी भी ना क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाते हैं, है ना। और दूसरा बायो एनर्जेटिक्स के लिए कहीं ना कहीं ग्राउंड वर्क मिल गया। ठीक है, एक्सप्लेनिंग हाउ एनिमल्स कन्वर्ट फूड इनटू यूजेबल एनर्जी, मतलब कि कैसे एनिमल फूड को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये हमें देखने को मिला। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटेड टू एडवांसमेंट्स इन हीट इंजन्स मेटाबॉलिज्म स्टडीज एंड फिजियोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफर, मतलब एनर्जी ट्रांसफर सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो थर्मोडाइनेमिक्स से ये सारा डेवलपमेंट हुआ कहीं ना कहीं टाइम के साथ। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 20th सेंचुरी के बारे में। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है स्टार मार्क आप लगा लीजिए, क्योंकि ये 2 बार पिछले 2 साल रेगुलरली पूछा गया है कि 20th सेंचुरी डिस्कवरीज दैट लेड टू द मेजर इन्वेस्टिगेशन इन एनिमल साइंस, मतलब कि 20th सेंचुरी के की डिस्कवरी जो कि मेजर इन्वेस्टिगेशन की वजह बनते हैं एनिमल साइंस में, वो क्या क्या है। पहला है डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा 1953 में जो डीएनए का स्ट्रक्चर मिला, उसकी वजह से हम लोग जेनेटिक्स, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, क्लोनिंग, है ना, हेरिडिटी की बात कर पाए। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी उसी की वजह से कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है ना। तो पहला चीज़ जो था कि डिस्कवरी क्या था, डीएनए का डिस्कवरी था, जो कि जेनेटिक्स इस सब की स्टडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बना, है ना। सेकेंड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल्स में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, मतलब कि उन्हें प्रेग्नेंट करने के लिए आर्टिफिशियली सीमेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब टेक्नोलॉजी 20th सेंचुरी में ही डेवलप हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से जो भी है, मतलब कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कहीं ना कहीं हेल्प मिल पाया, है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। क्लोनिंग में एडवांसमेंट हो पाया, है ना, जेनेटिकल इम्प्रूवमेंट हो पाया कहीं ना कहीं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं डेवलप हो पाया। तो पहला डिस्कवरी क्या था, डीएनए स्ट्रक्चर का डिस्कवरी था, जो कि मेजर इन्वेस्टिगेशन के लिए रीज़न बना। उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ और अलग अलग कंजर्वेशन के लिए हेल्पफुल बना कहीं ना कहीं टाइम के साथ, है ना। थर्ड है हार्मोन्स एंड इंडोक्राइनोलॉजी, है ना। जैसे ही 20th सेंचुरी आती है उसमें हम लोग इंसुलिन के बारे में जानते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग और भी हार्मोन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन और रिप्रोडक्टिव हार्मोन के बारे में, है ना। अब हार्मोन्स के बारे में एक बार बात उठी तो बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में स्टडी होने लग गई। ठीक है, जिसकी वजह से एनिमल का हेल्थ इम्प्रूव हो पाया, है ना। वेटिनरी मेडिसिन जो है वो अलग अलग आने लग गए, है ना। बाकी लेड टू हार्मोन रेगुलेशन इन लाइव स्टॉक, मतलब कि हार्मोनल रेगुलेशन होने लगा कहीं ना कहीं, है ना।
हेल्प अंडरस्टैंड रिप्रोडक्टिव साइकिल्स एंड एनिमल बिहेवियर। रिप्रोडक्टिव साइकिल और एनिमल बिहेवियर को भी समझने के लिए कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक था इसका उठना इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स एंड डिजीज कंट्रोल। ये भी 20th सेंचुरी में ही डेवलप हुई है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डेवलप्ड पेनिसिलिन इन 1928। 20th सेंचुरी में पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ जिसकी वजह से एंटीबायोटिक में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब एंटीबायोटिक में डेवलपमेंट हुआ तो अलग अलग टाइप के डिजीज़ का ट्रीटमेंट होने लगा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न था। नेक्स्ट है एनिमल बिहेवियर एंड इथोलॉजी। तो एनिमल बिहेवियर का जो डिस्कवरी हुआ है इसकी वजह से कहीं ना कहीं एनिमल ट्रेनिंग, वेलफेयर स्टडीज, इस सब के बारे में बात और चर्चा होने लगी। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की बात होने लगी। लाइव स्टॉक मतलब बहुत सारा पशुपालन जो हम लोग करते हैं उसके मैनेजमेंट की और कंजर्वेशन की बात होने लगी। लेड टू स्टडीज ऑन स्ट्रेस, इमोशंस एंड इंटेलिजेंस इन एनिमल्स। मतलब इसकी वजह से एनिमल बिहेवियर एंड इथोलॉजी की वजह से एनिमल में भी स्ट्रेस होता है, इमोशन होता है और इंटेलिजेंस होता है, इस पे भी चर्चा होने लगी और कहीं ना कहीं एनिमल को भी ट्रेन करा जाने लगा, है ना। तो एक ये भी पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोनिंग ऑफ डॉली द सीप। ये क्या था? डॉली वाज द फर्स्ट मैमल क्लोन्ड फ्रॉम एन एडल्ट सेल यूजिंग सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। मतलब कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के थ्रू डॉली नाम का मैमल या एडल्ट शिप जो था वो पहली बार डेवलप किया गया था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स के फील्ड में कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन आया। ठीक है, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की बात हुई, फिर क्लोनिंग की भी बात हुई, है ना, और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बचाने की भी बात हुई। ठीक है, तो ये सब मेजर डिस्कवरीज थे जो कि 20th सेंचुरी में अलग अलग स्टडीज़ के डीप में होने के कारण बने। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आया है तो आप जितना भी टॉपिक या फिर जितना भी पॉइंट यहाँ पे रेज किया गया उसको आप एक बार लिख के और आप रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम लोग आते हैं वीडियो के एंड पोर्शन पे जिसमें हमें ट्रेडिशनल बायोलॉजी वर्सेस मॉडर्न बायोलॉजी को देखना है। ओके, तो इधर लिखा है एस्पेक्ट, इधर है ट्रेडिशनल बायोलॉजी और इधर है मॉडर्न बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच की बात करते हैं। तो ट्रेडिशनल बायोलॉजी डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जर्वेशनल था और अभी का बायोलॉजी एक्सपेरिमेंटल है, एनालिटिकल है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। पहले तो टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं तो सब कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही चलता था। ट्रेडिशनल बायोलॉजी का फोकस क्या था? क्लासिफिकेशन पे था जिसको हम लोग टैक्सोनॉमी भी बोले, एनाटॉमी पे था और नेचुरल हिस्ट्री पे था। वहीं पे मॉडर्न बायोलॉजी का जो फोकस है वो मॉलिकुलर बायोलॉजी पे है, जेनेटिक्स पे है, बायोटेक्नोलॉजी पे है। ट्रेडिशनल बायोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज होता था वो बेसिक माइक्रोस्कोपी था, फील्ड ऑब्जर्वेशन था और डाइसेक्शंस था। वहीं पे मॉडर्न बायोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज होता है वो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है, CRISPR होता है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। तो पहले का जो बायोलॉजी था वो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल ट्रेट था। ठीक है, वहीं अभी का जो बायोलॉजी है वो मॉलिकुलर मैकेनिज्म, DNA और बायोकेमिकल प्रोसेस पे ज़्यादा बेस्ड है क्योंकि हम लोग अभी सेल के अंदर जाके हम लोग स्टडी कर सकते हैं, पहले नहीं कर पाते थे, है ना। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। तो पहले हम लोग हेरिडिटी के बारे में जानते थे बट कोई मॉलिकुलर बेसिस ये नहीं पता था, लेकिन अभी तो हम लोग हेरिडिटी के बारे में भी जानते हैं, DNA के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानते हैं, जीन के बारे में भी जानते हैं और जीन में क्या अलग अलग चीज़ें होती है उसके बारे में भी जानते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग भी जानते हैं। तो अभी तो हम लोग बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं। पहले जो इवोल्यूशन होता था वो बेस्ड ऑन फॉसिल्स और कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी पे होता था, है ना। और अभी जो इवोल्यूशन की बात होती है वो मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक्स के बेसिस पे होती है और जेनेटिक एविडेंस के बेसिस पे होती है ना। मतलब अभी तो टेक्नोलॉजी आ गया ना, इसकी वजह से ये सब है। नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन बेस्ड ऑन फॉसिल्स एंड कंपेरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद है सेल थ्योरी। तो पहले बेसिक सेल थ्योरी नोन था, अब तो हम लोग सेल ऑर्गेनल से लेके हर कुछ के बारे में जानते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या अवेलेबल, कैसे वो फंक्शन करता है ना। मतलब हम लोग अब डिटेल स्ट्रक्चर जान पाए हैं सेल का, सेल थ्योरी की वजह से। नेक्स्ट है डिजीज स्टडी। पहले जो डिजीज़ का स्टडी था वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल कॉज की वजह से बोला जाता था और बहुत ऊपर ऊपर से होता था, मतलब जनरलाइज था।
अभी हम लोग हर एक पैथोजेंस के बारे में जानते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज के बारे में भी जानते हैं। तो अभी जो हो गया वो काफ़ी डीप हो गया है ना। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। तो पहले का जो ट्रेडिशनल बायोलॉजी का था वो था एग्रीकल्चर में, हर्बल में, मेडिसिनल में और टैक्सोनॉमी में एप्लीकेशंस था। और अभी के बायोलॉजी का जो मेन एप्लीकेशन है वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग में, क्लोनिंग में, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में। मतलब पहले उतना पर्सनलाइज्ड मेडिसिन नहीं चलता था, जनरल मेडिसिन सबके लिए चलता था। अभी तो हर एक बीमारी के लिए कहीं ना कहीं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना दिया गया है ना। इवन ब्रांड भी अलग अलग बना दिया गया, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी लिंक। तो मोस्टली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर साइंसेज, मतलब जो पहले का जो ट्रेडिशनल बायोलॉजी था वो अदर साइंसेज से इंडिपेंडेंट था कहीं ना कहीं, है ना। मतलब उतना इंटरकनेक्शन हो ही नहीं पाया था। वहीं पे जो अभी मॉडर्न बायोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। मतलब अभी वाला जो बायोलॉजी डेवलप हुआ है वो केमिस्ट्री से ही उतना ही लिंक्ड है, क्योंकि ड्रग जो डेवलप होगा वो केमिस्ट्री के बेसिस पे ही होगा। और फिजिक्स से भी लिंक्ड है, क्योंकि फिजिक्स से हम लोग बहुत सारा डिवाइसेज, मेडिसिनल या मेडिकल डिवाइसेज हम लोग बना पाएंगे, है ना, या इंजीनियर्स बना पाएंगे। तो ये सब था ट्रेडिशनल बायोलॉजी और मॉडर्न बायोलॉजी में डिफरेंसेज। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग मॉड्यूल 2 का वन शॉट देख रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।